तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से डीटी की पाठशाला के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त और डीटी का घोस्ट प्रोफेसर अमित राज पुरोहित। दोस्तों, बेसिक कॉन्सेप्ट्स का फर्स्ट पार्ट हमने किया था जिसमें हमने वेरियस टैक्स रेट्स भी डिस्कस की, जिसमें स्लैब रेट्स भी थी, अलग अलग इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी के लिए। उसके अलावा अगर सीनियर सिटीजन, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है तो उसके लिए क्या टैक्स रेट्स होगी, अगर रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन है तो उसके लिए क्या टैक्स रेट्स होगी, वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद में सरचार्ज कब कब एप्लीकेबल होगा इन केस ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, कब 50 लाख से ऊपर जाएगा तो कितना 10% लगेगा, या फिर आपका 1 CR से ऊपर जाएगा बट अप टू 2 CR तो 15%, 2 CR से अप टू 5 CR 25% एंड 5 CR से ऊपर जाएगा 37% सरचार्ज लगेगा। ये हमने डिस्कस किया। लेकिन 3 इनकम, कौन सा 3 इनकम सर? सेक्शन 112A वाला, 111A वाला एंड डिविडेंड इनकम, इन तीनों के ऊपर मैक्सिमम जो सरचार्ज होगा दैट विल बी 15%। कितना बेटा? 15% मैक्सिमम सरचार्ज इन तीनों के ऊपर होगा। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मार्जिनल रिलीफ वाला कॉन्सेप्ट भी हमने डिस्कस किया। एंड मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करने को कहा था मार्जिनल रिलीफ के, किए बेटा? इलस्ट्रेशन नंबर 4 एंड 5 आई गेस। क्या आपने इलस्ट्रेशन नंबर 4 एंड 5 मॉड्यूल से किया? एक इंसान बोल रहा है खाली, बाकी कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। प्रथमेश, मुस्कान किया, ओके यस। निधि, रौनक बोल रहे किया, ओके किया तो बहुत अच्छी बात है। आई होप आपको मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट। किसी को कोई डाउट तो नहीं है मार्जिनल रिलीफ के अंदर? किसी को कोई डाउट तो नहीं है मार्जिनल रिलीफ के अंदर? ये सलोनी कहाँ चली गई? इतना बुरा लग गया, चली गई सलोनी। तो आई होप मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। उसके बाद में हमने जो अलग अलग असेसीज है, अगर वहाँ पे डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी, या फिर जो पार्टनरशिप फर्म एलएलपी है, उनके लिए टैक्स रेट क्या होगा, उनके लिए सरचार्ज वहाँ पे क्या होगा, ये सब हमने डिस्कस किया। कुछ और भी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए, जैसे कि अनडिस्क्लोज इनकम्स, बराबर है, सेक्शन 68 कैश क्रेडिट। ठीक है, उसके बाद में सेक्शन 69, 69A, B, C, D अलग अलग हमने वहाँ पे डिस्कस किया। उसके अंदर 60% फ्लैट टैक्स रेट लगेगा, 25% फ्लैट वहाँ पे सरचार्ज लग जाएगा, 4% HEC, इफेक्टिव रेट 78% हो जाएगा, राइट। और कुछ और छोटे मोटे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। अब बेटा ये जो सेकेंड पार्ट आता है, सेकेंड पार्ट में हम बेसिक कॉन्सेप्ट टैक्स रेट से रिलेटेड, एक तो एक अमेंडमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट टैक्स रेट्स को लेकर के, अमेंडमेंट है वो डिस्कस करूंगा नंबर 1, प्लस एक दो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट और डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है बेटा? तो बेटा ये यहां पे आपका देयर इज अमेंडमेंट। अभी देखो एक्चुअली जब से काफी टाइम से ये जो स्लैब रेट पिछले 2 या 3 साल से इन्होंने स्लैब रेट चेंज नहीं किया। भाई 2.5 लाख पे नो टैक्स, 2.5 लाख के ऊपर अगर आप जाते हो तो ऐसा कैसे हो गया? अरे 10 ओके, 2.5 लाख के ऊपर अगर आप जाते हो तो उस केस में नेक्स्ट 250 तक 5% टैक्स रहेगा। और उसके बाद में जो नेक्स्ट 5 लाख है उसके ऊपर 20% एंड जो बैलेंस है 30% टैक्स लगता था। तो आपको मैं बता दूं, हर सरकार आती है तो मिडिल क्लास को, मिडिल क्लास ऑब्वियसली मतलब उस मिडिल क्लास ही उस कैटेगरी के अंदर आता है। वहां पे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास ही उसमें आते हैं। लोअर क्लास तो टैक्स भरता नहीं है, कहने का डायरेक्ट टैक्स नहीं पे करता। गलत कमेंट नहीं करूंगा, डायरेक्ट टैक्स वो लोग पे नहीं करते, इनडायरेक्ट टैक्स तो सभी पे करते हैं। जो जीएसटी है वो सब लोग पे करते हैं। बट अगर हम लोअर क्लास की बात करें तो लोअर क्लास बेटा वहां पे डायरेक्ट टैक्स तो पे नहीं करता है, लेकिन जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास है वो बिल्कुल डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। तो एवरी बजट के अंदर, क्योंकि इलेक्शंस भी कहीं ना कहीं किसी स्टेट के अंदर इलेक्शंस होते हैं, हर 5 साल के अंदर सेंट्रल के अंदर इलेक्शंस होते हैं, तो गवर्नमेंट क्या चाहती है, जो भी सिटिंग गवर्नमेंट होती है वो चाहती है कि लोगों को किसी न किसी तरीके से वहां पे अपनी ओर अट्रैक्ट किया जाए, आकर्षित किया जाए। तो उसके लिए वो अलग अलग स्कीम्स के अंदर लोगों को बेनिफिट देने की कोशिश करती है। उसमें से एक बजट के टाइम पे टॉक ऑफ द, कहते हैं ना, कंट्री बन जाता है कि भाई बजट में क्या टैक्स स्लैब्स के अंदर कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ। आप भी सुनते होंगे भाई, आप भी डिस्कशन चलता होगा फैमिली में या वगैरह, अच्छा इस बार टैक्स रेट इसका स्लैब क्या है, वही है या कुछ चेंज किया?
ऐसा होता है? कभी डिस्कशन सुना है आपने? कभी सुना है आपने कि भाई बजट आता है, अरे अच्छा अच्छा टैक्स स्लैब में कुछ चेंज किया क्या वहां पे? तो ये टॉक ऑफ द कंट्री होता है। और बाकी हमको कोई मतलब नहीं है कि भाई कितना नॉर्थ ईस्ट में इंडस्ट्रियल पैकेज के लिए कितना पैसा दिया, होटल इंडस्ट्री के लिए कितना पैसा दिया, मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास को उससे मतलब नहीं है भाई, ठीक है। एजुकेशन के लिए कितना पैसा दिया उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब हमको मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास को एक ही चीज से कंसर्न होता है, टैक्स में कितना बेनिफिट मिल रहा है, टैक्स में कितना बेनिफिट मिल रहा है। तो काफी टाइम से गवर्नमेंट वहां पे बेसिकली स्लैब रेट्स में कोई बेनिफिट नहीं दे रही थी। तो क्या किया इस बार उन्होंने बोला कि हम देखो जो स्लैब रेट्स है उसको तो ऐसे ही रखेंगे बेटा, जो हमने कल पढ़ा वो एज इट इज है, ध्यान रखना। जो कल हमने पढ़ा वो एज इट इज है, लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा वो एज इट इज है कि अगर इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई एजेपी उनके केस में अगर वहां पे आपका 2,50,000 तक टोटल इनकम होगा, देयर विल बी नो टैक्स। नेक्स्ट 250 के ऊपर कितना 5%, नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर कितना 20% एंड 10 लाख से अबो होगा उसके ऊपर कितना 30%। अगर वहीं पर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है तो उस केस में अप टू 3 लाख नो टैक्स, 3 to 5 मतलब नेक्स्ट 2 लाख के ऊपर 5%, फिर नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर 20% एंड 10 लाख से अबो होगा तो 30%। अगर रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन है तो 5 लाख तक नो टैक्स, फिर वो 5% वाला स्लैब गायब हो जाता है, फिर सीधा नेक्स्ट 5 लाख मतलब 5 लाख टू 10 लाख तक आपका 20% एंड 10 लाख से अबो है तो कितना हो जाता है 30%। तो वो तो एज इट इज है, लेकिन बोला कि ठीक है आप बेनिफिट चाहते हो, बोले हाँ सर चाहिए चाहिए सर चाहिए चाहिए थोड़ा सा बेनिफिट चाहिए चाहिए। ठीक है, निर्मला सीतारमण की चालाकी देखना, मतलब चालाकी तो खैर उसके अंदर अक्कल नाम की चीज तो है नहीं। ऐसा क्लिप काट के वायरल मत कर देना ना तुम लोग, ऐसा मत बोल देना अमित सर बोले ए निर्मला सीतारमण ने अक्कल नाम की चीज तो है नहीं है। ऐसा ही हुआ अभी रिसेंटली मैंने सी एग्जाम्स के ऊपर एक वीडियो बनाया था और एक बच्चे ने क्या उसके अंदर इसे एक ट्वीट एक क्लिप काट के 33 सेकंड्स का ट्विटर पे डाल दिया, कम से कम 40,000 लोगों ने उसको वहां पे देखा। बोलो कितने हजार लोगों ने शेयर कर लिया। अब मैं समझता हूँ कि मोदी जी बेचारे बोलते कुछ और है, लोगों तक पहुंचता कुछ और है। राहुल गांधी बोलता कुछ और है, लोगों तक पहुंचता कुछ और है, तो वो क्लिप काट के डाल देते हैं। तो मैं ये बोला कि निर्मला सीतारमण अक्कल नाम की चीज तो है नहीं उसके अंदर। बोले सर पहले तो इरादा नहीं था करने का, लेकिन अगर अभी आपने बोल दिया ना ये चीज तो अभी पक्का मूड बन रहा है क्लिप। अरे काटोगे कहां से काटोगे? ऐप के अंदर तो सिक्योरिटी है, वहां से तो तुम उसको कर भी नहीं पाओगे किसी भी तरीके से, सब ब्लैक 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 आ जाएगा, राइट? ठीक है, तो नहीं कर पाओगे। चलो, तो कहने का मतलब ये है कि भाई जो दूसरे बजट वगैरह जो बनाते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, उन्होंने बोला कैसा एक काम करते हैं, इनको ऐसा देते ऐसा देते कि ये ले भी न पाए और वहां पे लेने से चूक भी न पाए, है ना। एक मारवाड़ी में कहावत है, कोने ऊपर गौर लगा, गौर मतलब गुड़, गुड़ यहाँ पे कोने के ऊपर गुड़ लगाना, मारवाड़ी में कहावत है यहाँ पे। तो आदमी ना कितना भी कोशिश करेगा खा ही नहीं पाएगा। इधर ट्राई करना बेटा, घर पे इधर गुड़ चिपका के खाने की कोशिश करना, ट्राई करना, हाथ दुखना आ जाएगा तो मतलब आदमी न खा पाएगा। अब ये मत बोलना सर ऐसे लेकर के खा लो ना, अरे यार कहावत है कोनी पे गुड़ लगाना। तो ऐसा मतलब गुड़ लगाया है निर्मला सीतारमण ने, खाना भी चाहता हूं खा भी नहीं पा रहा हूं, हाथ और दुखने आ जाता है। एक अल्टरनेटिव टैक्स रिजाइम लेकर के आ गई निर्मला जी, और क्या बोला, एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया, न्यूली इंट्रोड्यूस सेक्शन 115 BAC, सेक्शन 115 BAC, ठीक है, बाक 115 BAC बाक, ऑप्शन टू पे टैक्स ऑन कंसेशनल रेट्स। इसको अल्टरनेटिव टैक्स रिजाइम भी बोल सकते हैं कि भाई जो स्लैब रेट्स हमने डिस्कस की वो तो है ही बेटा, वो तो है ही, अगर आप चाहो तो 115 BAC ऑप्ट कर सकते हो। ऑप्शन है बेटा, क्या ये ऑप्शन आप ऑप्ट कर सकते हो, ऑप्शन टू पे टैक्स एट कंसेशनल रेट्स, न्यूली इंट्रोड्यूस सेक्शन 115 BAC बाय फाइनेंस एक्ट 2020। फाइनेंस एक्ट 2020 में एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया जो आप लोगों को एप्लीकेबल है बेटा। अब ये ऐसा सेक्शन है, ये बोलता है कि ठीक है हम आपको बेनिफिट देंगे। अब देखते हैं बेनिफिट क्या है, समझो बात को, टैक्स में बेनिफिट क्या है। तो फाइनेंस एक्ट 2020 हैज
introduced this section to provide an option to certain assessees to opt for the lower slab rates mentioned under section 115 BAC if they let go of certain benefits which they were otherwise entitled to avail. स्टार्टिंग में बोल दिया कि भाई ये लेना है, बोले हाँ सर। पहले सर ये बता दो कि क्या क्या रेट है। ठीक है, चलो मैं पहले रेट डिस्कस कर लेता हूं, पहले आपको लालच लप लपा वहां पे दिखा देता हूं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट जी बेटा, दिस इज एलिजिबल फॉर ओनली इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, ओनली इंडिविजुअल। सर कौन सा इंडिविजुअल एचयूएफ? रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट, फॉर रेसिडेंट एज वेल एज नॉन रेसिडेंट। सर सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर, एवरीवन बेटा, सबके लिए सेम है। या तो देखो वो वाला ले लो जो हमने डिस्कस किया 250, 3 लाख, 5 लाख वाला, या फिर ये वाला ले लो, ओनली इंडिविजुअल एचयूएफ, ओनली इंडिविजुअल एचयूएफ, ओनली एओपी, बीओआई, एजेपी उनके लिए ऑप्शन नहीं है। दिस ऑप्शन इज ओनली फॉर मिडिल क्लास इंडिविजुअल एचयूएफ, चाहे वो रेसिडेंट हो, चाहे वो नॉन रेसिडेंट हो, चाहे सीनियर सिटीजन हो, चाहे सुपर सीनियर, डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बेनिफिट ऑफ ऑप्टिंग फॉर सेक्शन 115 बीएसी क्या है बेटा? ठीक है, तो टैक्स रेट डिस्कस कर लेते हैं। बेनिफिट ऑफ ऑप्टिंग 115 बीएसी रेट्स, फॉलोइंग स्लैब रेट्स विल बी एप्लीकेबल टू द असेसी। चलो, इनकम टैक्सेबल एट स्लैब रेट। अगर आपका टोटल इनकम 2.5 लाख है, 2.5 लाख, कोई टैक्स नहीं। सर यहां तक तो आगे भी सुनो, नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर 5% लगेगा। सर अरे रुको, आगे बेटा क्या होता था, यहां तक तो आपको पता है, हम जनरल वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे क्या होता है, 2.5 लाख कोई टैक्स, नेक्स्ट 2.5 लाख 5%, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर कितना होता था, 20% होता था। राइट। ये क्या बोलता है कि नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर 10%, फिर उसके बाद में नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर 15%, फिर नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर 20%, फिर नेक्स्ट 2.5 लाख पे 25%। ये हो गया 15 लाख। देख लो, 2.5 और 2.5 5 और 2.5 7.5 और 2.5 10 और 2.5 12.5 और 2.5 15, तो 15 लाख तक भाई, 12.5 से 15 लाख तक का जो इनकम होगा उसके ऊपर 25% टैक्स, और जो बैलेंस इनकम होगा मतलब अबव 15 लाख उसके ऊपर 30% टैक्स लगेगा। ये उन्होंने बेनिफिट दे दिया। तो बेटा एक काम करो, आप 2.5 लाख की इनकम जोड़ते जाओ, 5% रेट जोड़ते जाओ। पहला 2.5 लाख जीरो, अब आप क्या करो, एवरी टाइम 250 ऐड करते जाओ और 5% वहां पे उसके अंदर ऐड करते जाओ। तो पहला 250 नील, फिर नेक्स्ट 250 5%, फिर नेक्स्ट 250 10%, फिर नेक्स्ट 250 15%, ये 10 लाख हो गया, 10 लाख हो गया। फिर नेक्स्ट 250 20%, फिर नेक्स्ट 250 25%, फिर नेक्स्ट 250 नहीं सॉरी, हाँ उसके ऊपर नेक्स्ट 250 उसके ऊपर 15 लाख के ऊपर 30%। बेटा समझ में आया क्या? बेटा समझ में आया क्या? बेटा समझ में आया क्या? ये अल्टरनेटिव स्लैब रेट समझ में आया क्या बेटा? अल्टरनेटिव स्लैब रेट समझ में आया क्या? ठीक है, पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं। अगर मैं बात करूं कि मान लो एक आदमी का इनकम 20 लाख रुपए है, कितना इनकम है बेटा? 20 लाख। सपोज एक आदमी का इनकम 20 लाख है, ठीक है, वो इंडिविजुअल है या फिर एचयूएफ है। अगर इंडिविजुअल के अंदर वो रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 20 लाख है तो पहले 2.5 लाख पे नील, दूसरे 2.5 लाख पे 5% मतलब 12,500, फिर अगले 2.5 लाख पे 10% मतलब 25,000, फिर अगले 2.5 लाख पे 15%, बेटा कितना होता है? 250 इंटू 15%, 37,500। फिर अगले 2.5 लाख के ऊपर 20% मतलब 50,000, फिर अगले 2.5 लाख पे 25% इंटू 25%, 62,500, और फिर फाइनली जो बचा हुआ 5 लाख, ये 15 हो गया, बचा हुआ 5 लाख उसके ऊपर 30% तो 1.5 लाख। बेटा टोटल करो, टोटल कितना हो जाता है? व्हाट इज द टोटल टैक्स? व्हाट इज द टोटल टैक्स? बताओ यार, अरे बताओ यार, सब कैलकुलेट मैंने कर दिया, खाली टोटल करना है। जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। 337,500, 337,500, 3,37,500,
वही अगर मान लो हम नॉर्मल लेकर के चलते हैं तो नॉर्मल में पहले 250 पे नील, फिर नेक्स्ट 250 पे 12,500, 12,500, फिर नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर 1 लाख। बेटा सही कर रहा हूं ना बेटा? और जो बैलेंस 10 लाख है उसके ऊपर 3 लाख। ये होता है 4,12,500। बेटा सही कैलकुलेट किया ना? सही कैलकुलेट किया ना बेटा? सही कैलकुलेट किया ना? बोलो बोलो बोलो, 4,12,500, 4,12,500, 4,12,500 बोलो। तो आपको कितना फायदा हो रहा है? 4,12,500 के जगह 3,37,500। ये आपको हो रहा है बेनिफिट अल्टरनेटिव टैक्स रिजाइन के अंदर। लेकिन मैंने क्या बोला, ये तो कोनी पे लगा हुआ गुड़ है, कोनी पे लगाया हुआ गुड़ है ना? कोनी पे लगाया हुआ 75,000 का फायदा हो रहा है। लेकिन बेटा रुक तो सही। निर्मला की आदत है बेटा, एक हाथ देती है तो दोनों हाथों से लेती है, इसकी आदत है। एक हाथ से देगी, दोनों हाथों से लेगी, दोनों छोड़ो 4-5 हाथ और लगा देगी, वहां पे ले लेगी। कहने का मतलब ये निर्मला की आदत है। चलो ठीक है, दिया उसने, क्या वो समझ में आ गया बेटा? आपको जो निर्मला ने दिया वो समझ में आ गया क्या? निर्मला ताई ने जो दिया वो समझ में आ गया? बोलो 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 बोलो, समझ में आ गया? अब बोलती है कि जब मैंने कुछ दिया है तो कुछ लूंगी भी सही। बता दो मैडम क्या लोगे? आगे आ जाओ। चलो ये तो अदर पॉइंट्स हो गए कि भाई इनकम रेफर्ड टू सेक्शन जो भी है। हाँ, जो स्पेशल रेट वाली इनकम है बेटा उसके ऊपर वो स्पेशल रेट से टैक्स लगेगा। ये बता देता हूं मैं आपको। ये नॉर्मल की बात कर, जो 111A के अंदर 15% लगता है वो उसी रेट से लगेगा। जो 112 के अंदर 20% लगता है उसी से लगेगा। 112A के अंदर 10% से लगता है, इससे लगेगा। 115BB विनिंग्स 30% से लगता है, उससे लगेगा। यहां तक कि हमने कल पढ़ा था वहां पे 60%, 78% वाला, वो भी उससे लगेगा। तो जो स्पेशल रेट है बेटा उस केस में तो स्पेशल रेट से ही लगेगा। तो चैप्टर 12 मतलब जो स्पेशल रेट से उसकी बात कर रहा है, शैल बी टैक्सेबल एट द रेट स्पेसिफाइड इन द रिस्पेक्टिव सेक्शन एंड नॉट एट द स्लैब रेट्स मेंशन अबव। दूसरा एक प्रोविजंस ऑफ अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स है, एएमटी है, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, वो यहां पे अप्लाई नहीं होगा। ये एक फायदा है, ये एक फायदा है। पहला फायदा क्या है? पहला फायदा है, ऊपर लिखा है ना कि भाई व्हाट आर द बेनिफिट्स। तो पहला तो ये स्लैब रेट्स का बेनिफिट है, और दूसरा फायदा है जो एएमटी अल्टरनेट मिनिमम टैक्स है वो अप्लाई नहीं होगा। बस ये दो फायदे। लेकिन फायदे के साथ में नुकसान क्या है वो जरा देखो। कंडीशंस टू अवेल लोअर रेट ऑफ 115BAC। कंडीशन, एक हाथ से दे रही है, दो हाथ से ले रही है। कंडीशंस टू अवेल लोअर रेट अंडर सेक्शन 115, all of the following will have to be satisfied। अच्छा बेटा, याद है आप सैलरी के अंदर अलग अलग एग्जेम्पशन लेते थे, लीव ट्रैवल असिस्टेंट्स का आप एग्जेम्पशन लेते थे, एलटीए का, याद है? याद है? याद है बेटा? स्टैंडर्ड डिडक्शन लेते थे 50,000 का, प्रोफेशनल टैक्स पीटी का डिडक्शन लेते थे, एंटरटेनमेंट अलाउंस गवर्नमेंट एम्प्लॉय केस में डिडक्शन। हाँ क्या ना बेटा, है ना? सेक्शन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, माइनर की इनकम में से 1500 पर वहां पे चाइल्ड का एग्जेम्पशन लेते थे। पॉलिटिकल पार्टीज के जो एमपी एमएलए बोलते हैं, एमपी एमएलए उनके जो अलाउंसेस वगैरह होता है 1017 के अंदर एग्जेम्प्ट होते थे। इसके अलावा फैमिली पेंशन के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था। बेटा याद है कि भूल गए? कुछ याद रहा कुछ भूल गए? सर कुछ याद रहा कुछ भूल गए। पीजीईपी के अंदर आपको पता है एडिशनल डेप्रिसिएशन लेते थे 20% से, एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% से आप लेते थे। याद है? याद है? बड़े बड़े डिडक्शन 100% वाले, कुछ सेक्शन 35AD साइंटिफिक रिसर्च वाले डिडक्शन लेते थे। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। द फॉलोइंग डिडक्शंस बेनिफिट्स विल नॉट बी अलाउड टू बी अवेल। अगर आप 115BAC ऑप्ट कर रहे हो, बाक बाक 115BAC, बाक बाक बक बक मत कर निर्मला, बक बक मत कर निर्मला, 115BAC बक बक मत कर। ऐसी बक बक करी है ना तूने, कहने का मतलब ये चीजें। तो कोई किसी तरह का वहां पे डिडक्शन नहीं मिलेगा कोई तरह से। देखो तो फॉलोइंग डिडक्शन, पहला सेक्शन 10(5) के अंदर जो एग्जेम्पशन मिलता है लीव ट्रैवल कंसेशन का, हमने सैलरी के अंदर पढ़ा था लीव ट्रैवल कंसेशन, याद है बेटा? लीव ट्रैवल कंसेशन
कि अगर जर्नी परफॉर्म की है बाय एयर तो इकोनॉमी क्लास फेयर और अमाउंट स्पेंड विच एवर इज लोअर वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, जितना पैसा मिला पूरा टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी में। अगर जर्नी परफॉर्म किया बाय रेल तो फर्स्ट एसी का फेयर और अमाउंट स्पेंड विच एवर इज लोअर का एग्जेम्पशन मिलता, वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। वो डिलक्स फेयर वगैरह ना 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 ना, कोई एग्जामिशन नहीं मिलेगा रे। ठीक है, तो कोई एग्जामिशन नहीं मिलेगा 115 सेक्शन 10(5) के अंदर एग्जामिशन इन रेस्पेक्ट ऑफ लीव ट्रैवल कंसेशन। दूसरा सेक्शन 10(13) एग्जामिशन इन रेस्पेक्ट ऑफ आईआरओ, मतलब इन रेस्पेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ हाउस रेंट अलाउंसेस। ए बेटा याद है क्या एचआरए का एग्जामिशन निकालते थे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। अगर वहां पे है तो 50%, याद है बेटा, भूल गए क्या? 50% ऑफ सैलरी, वो तीन कैटेगरी, एचआरए रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी और 50% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर, और अदर सिटीज केस में 40% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। बेटा याद है कि भूल गए, याद है कि भूल गए, याद है कि भूल गए। बेटा वो एग्जामिशन होता था, कोई एग्जामिशन नहीं मिला, जितना एचआरए मिला फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, फुल्ली टैक्सेबल। 10(17) के अंदर वही एमपी एमएलए को जो एग्जाम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ डेली अलाउंस और कॉन्स्टिट्यूएंशियल अलाउंसेस ऑफ एमपी एंड एमएलए नहीं मिलेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। 10(32) माइनर केस में 1500 एग्जाम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इंक्लूडेड इन इनकम ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स की इनकम में जो इंक्लूडेड है बेटा उसका भी एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। 10AA ये हम आज पढ़ने वाले एसईजेड बराबर है, एसईजेड हम इसके इमीडिएटली बाद में वही करने वाले हैं जो यूनिट लोकेटेड होती है एसईजेड के अंदर। एसईजेड पता है क्या आपको? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सुना है कि सुना है? सुना है कि सुना है? सुना है ना बेटा, सुना है ना, सुना। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बराबर, उसके अंदर जो यूनिट लोकेटेड होती है उनको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। कैसे बेनिफिट मिलते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। डिडक्शन मिलते हैं, वो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, 10AA टैक्स हॉलीडेज फॉर यूनिट एस्टेब्लिशमेंट एसईजेड। सेक्शन 16 सर, सेक्शन 16 के अंदर क्या है? स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी के अंदर 50,000 का। ये बेटा हम क्या करते हैं एवरी टाइम, मैं बार बार बोलता था बेटा, जब कभी भी ग्रॉस सैलरी दे रखा है या सैलरी इनकम दे रखा है तो उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन देना कंपलसरी है 50,000 का। बोलता था कि नहीं बोलता था बेटा? अगर आप 115 बीएसी ऑप्ट करोगे, तीन तरह के ग्रॉस सैलरी में, बाप जी आप पेंशन लवर, बाप जी आप पेंशन लवर, बाप जी आप पेंशन लवर, उसमें से तीन तरह का डिडक्शन मिलता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का प्रोफेशन है एंटरटेनमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का प्रोफेशन है एंटरटेनमेंट, मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स पीटी एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए एंटरटेनमेंट अलाउंस। राइट, ठीक है, वो तीनों नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो सेक्शन 16 के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सैलरीज 50,000, एंटरटेनमेंट अलाउंस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, प्रोफेशनल टैक्स पीटी उसका भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। 24 भी अच्छा आपको याद है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में एक होता है एलओपी, दूसरा होता है डीएलओपी और तीसरा होता है एसओपी। एलओपी, डीएलओपी, एसओपी। और एसओपी के अंदर बेटा आपको याद है इंटरेस्ट का ही डिडक्शन मिलता है। खाली एसओपी के अंदर एक ही चीज का डिडक्शन मिलता है, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन अक्रूवल बेसिस, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन अक्रूवल बेसिस। और वो भी मैक्सिमम कितना है जरा मेरे लाल बताना। तो एसओपी के केस में मैक्सिमम इंटरेस्ट का डिडक्शन कितना है बेटा? एसओपी केस में मैक्सिमम इंटरेस्ट का डिडक्शन कितना है बेटा? रौनक सिर्फ 2 लाख ही है क्या? अगर मैंने रिपेयर के लिए लोन लिया था तो 30,000। वेरी गुड। 2 लाख का तो तब मिलता है जब आप लोन लेते हो ऑन और आफ्टर 1 April 1999 फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन, एंड इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड विद इन 5 years फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन इज टेकन। राइट, उस केस में 2 लाख, अदरवाइज तो 30,000 है वहां पे। तो 30,000 एसओपी केस में 30,000 और नहीं मिलेगा। मतलब अगर आप 115 बीएसी ऑप्ट करोगे ना तो आपका एसओपी से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निल होगा, निल। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निल होगा एसओपी से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विल बी निल। एसओपी एलओपी में मिलेगा, एलओपी डीएलओपी में मिलेगा, सिर्फ एसओपी की बात हो रही है। ये देखो, ठीक है, यहां पे आ जाता है 24B, इंटरेस्ट ऑन लोन इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, नॉट फॉर एलओपी और डीएलओपी। एलओपी डीएलओपी में इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, सिर्फ एसओपी में डिडक्शन नहीं मिलेगा, एसओपी में डिडक्शन नहीं मिलेगा। राइट, उसके बाद में आता है सेक्शन 31
2A एडिशनल डेप्रिसिएशन, नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा बेटा, नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा, लेकिन जो एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% से जो मिलता है वो एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नो मिलबे, नहीं मिलेगा। उसके बाद में सेक्शन 35 1 2 2A 3 35 2A साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो 100% डिडक्शन मिलता था, डिडक्शन रेस्पेक्ट ऑफ साइंटिफिक सोशल स्टैटिस्टिकल रिसर्च, उसका भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। इवन जो आईआईटी को कंट्रीब्यूशन करते हो, ठीक है, आईआईटी को कंट्रीब्यूट करते हो, नोटिफाइड सॉरी अप्रूव्ड करी को अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो बेटा, ठीक है, यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को, रिसर्च एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, इवन इंडियन कंपनी एंगेज रिसर्च को करते हो बेटा, डिडक्शन नहीं मिलेगा, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में 35AD स्पेसिफाइड डिडक्शन, कितने चाव से पढ़ा था बेटा हमने, रोना आ रहा है, कितनी कहानी बना के वहां पे पढ़ा था हमने, है ना, है ना। 2009 में पीडब्ल्यूसी ने सत्यम का स्कैम किया, फिर 2010 में ट्रिपल एच ऑडिट करने के लिए आता है, फिर वहां पे वो ट्रिपल एच आते ही सबसे पहले होटल जाता है, वहां पे कौवा बिरयानी खाता है, फिर उसके बाद में उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वहां पे 100% ऑलरेडी लेटे हुए होते हैं, फिर उसको वहां पे एक स्लम के अंदर जो हाउस दिया जाता है ना, स्लम के अंदर हाउस दिया जाता है, लेकिन वो नहीं मानता है। 2011 के अंदर उसको महाड़ा के अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग दे, कितना खर्चा किया था यार, फर्टिलाइजर खिलाया था 2011 के अंदर उसको, 2011 के अंदर फर्टिलाइजर खिलाया था। फिर 2012 के अंदर जाकर के बाबा रामदेव और शरद पवार का ऑडिट, इतना रिस्क लेकर, लाइफ का रिस्क लेकर उसको 2012 के अंदर वहां पे बाबा रामदेव और शरद पवार का ऑडिट करने के लिए भेजा था। बराबर है, कंटेनर में बैठ के बाबा रामदेव शरद पवार का ऑडिट करता है, इंडियन कंटेनर डिपो, बी कीपिंग प्रोडक्शन, हनी बीज वैक्स एंड वेयर हाउस फॉर शुगर, राइट। तो ऐसे ही हमने पूरा कहानी में कितना मेहनत किया था बेटा, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, कोई डिडक्शन मिलेगा, सब नहीं मिलेगा। तो पढ़ा क्यों सर? अरे बेटा ये वाला ऑप्शन लेते हो 115 BAC, निर्मला ने जो दिया है ना, निर्मला जी ने दिया है ना, जो दिया है ना, दिया है ना, अगर आप लेते हो इसको तो बस संभाल के रखना, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट लिंक टैक्स इंसेंटिव फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस 35 से किसान को 3 बार चूना लगाना है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट 100% डिडक्शन मिलता था बेटा, वो भी नहीं मिलेगा। डिडक्शन रेस्पेक्ट एग्री एक्सपेंडिचर इनकम नोटिफाई एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट 57(2)(a) डिडक्शन फैमिली पेंशन के ऊपर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है बेटा, फैमिली पेंशन के ऊपर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, ठीक है। 15,000 और 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन विच एवर इज लोअर। याद है कि भूल गए सर, कुछ याद रहा कुछ भूल गए, कुछ याद रहा कुछ भूल गए, क्या बोलती पब्लिक, याद है कि भूल गए, याद है कि भूल गए बेटा, जरा बता दो यार इज्जत से, याद है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन वो भी नहीं मिलेगा, फैमिली पेंशन 80। अच्छा, हमने डिडक्शन वाला चैप्टर कितने कितने इज्जत से पढ़ा था बताओ मेरे को, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? डिडक्शन वाला चैप्टर 6 है, चैप्टर 80C to 80U पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था बेटा? कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं मिलेगा। सर LIC का प्रीमियम बाढ़ में जा, सर बच्चे का ट्यूशन बाढ़ में जा, सर हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल बाढ़ में जा, सर मेडिकल बाढ़ में जा, सर पॉलिटिकल पार्टी डोनेशन बाढ़ में जा, सर ट्रस्ट को बाढ़ में जा, कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। खाली 2 डिडक्शन 80C to 80U कोई नहीं मिलेगा। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है अदर देन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स NPS 80CCD2, खाली 80CCD2 एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम 1,50,000। वो टेबल बनाया था 3 कॉलम वाला, याद है कि भूल गए? याद है कि भूल गए? 80CCD1, 80CCD2 एंड 80CCD1B। बोलो बेटा, बोलो 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 बोलो। तो उसमें जो बीच वाला ना 80CCD2, खाली वो डिडक्शन मिलेगा, खाली वो डिडक्शन मिलेगा। और 80JJAA जजा न्यू एम्प्लॉइज के लिए, आपको याद है 80JJA कि भाई अगर न्यू एम्प्लॉय को लेता है तो उस केस में वहां पे डिडक्शन मिलेगा। मैंने मॉड्यूल से उसका क्वेश्चन करवा के आपको ये करवाया था। खाली ये 2 डिडक्शन मिलेंगे, जो न्यू एम्प्लॉइज को आप एम्प्लॉयमेंट देते हो, उनको जितना अमोलमेंट देते हो उसके लिए आपको डिडक्शन मिलता है। हाँ बेटा, वही 30% पर उस केस में, याद है ना बेटा? तो खाली ये 2 डिडक्शन चैप्टर 6 में से मिलेंगे, बाकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्या बोलती है पब्लिक, क्या बोलती है पब्लिक? निर्मला जो दे रही है 115 BAC, दे ज्यादा रही है कि ले ज्यादा रही है, बता दो आप मुझे। हाँ, ये लेता कौन है? मतलब विनीत, कौन लेता है?
हाँ, 4 का 4 ऑप्शन जिसको लेना है ले सकता है भाई, जिनका इनमें से कुछ नहीं आता, सपोज सपोज इनमें से कोई डिडक्शन है ही नहीं है, कुछ नहीं है, उसके लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन सबर करो, रुको जरा, इतने से कहानी खत्म नहीं होती है। सबर करो, रुको जरा, आगे तो अभी और जलील होना है, कहने का मतलब अभी तो आपको और जलील होना है, रुको तो सही। ये देखो, इन रेस्पेक्ट ऑफ एग्जामिशन अंडर सेक्शन 1014 ओनली द फॉलोइंग प्रेस्क्राइब एग्जामिशन आर अलाउड। सैलरी में से भाई निर्मला बोलती है कि मैं सब कुछ नहीं लूंगी। निर्मला क्या बोलती है, ना ना सब कुछ नहीं लूंगी, सब कुछ नहीं लूंगी, सब कुछ नहीं। अरे मेरा मेरा दिल भी बहुत बड़ा है, मैं भी हिंदुस्तान के लोगों का दर्द समझती हूँ, रोती हूं मैं प्याज नहीं खाती हूं तो क्या हुआ, प्याज आंखों में लगा कर रोती तो हूं मैं। बहुत 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 बड़ा दिल है, माँ का दिल है। मेरे को हिंदुस्तानियों की तकलीफ देखी नहीं जाती, ठीक है, रात रात रोती हूँ मैं, प्याज आंखों में डाल डाल के, खाती नहीं हूँ लेकिन आंखों में जरूर डालती हूँ। तो बोलती है कि भाई सारे सब कुछ नहीं लूंगी, कुछ छोड़ूंगी भी तुम्हारे लिए। एग्जामिशन बेटा सेक्शन 1014 ए के अंदर सैलरी में आपको याद होगा ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस एंड कन्वेंस अलाउंस। मैंने अलाउंसेस का एक कहानी सुनाया था, याद है ना, पता नहीं किसका कहानी मैंने लिया था बट मेरे को याद नहीं है, लेकिन मैंने कोई तो कहानी वहां पे सुनाया था कि भाई हॉस्टल के लिए, एजुकेशन के लिए, याद है बेटा, याद है, हाँ गुटका ब्रदर्स का, यस यस यस, ऋतिक एंड नेमिन, ऋतिक एंड नेमिन, इन दोनों ब्रदर्स का कहानी सुनाया था कि हॉस्टल के लिए 300 रुपीज पर मंथ, एजुकेशन के लिए 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड देते हैं, फिर ये आने जाने का पास बनवाते, हैंडीकैप्ड हो जाते हैं, है ना बेटा, है बेटा, याद है ना, 3200 पर मंथ, ठीक है। छेड़ रहे थे, हाँ, जंगल में अंडरग्राउंड सब, वो बस भाई वो जो सारे अलाउंसेस है उसमें उसमें पता है एक वो जो हैंडीकैप को जो 3000 रुपीज 3200 पर मंथ का एग्जामिशन मिलता है, 3200 पर मंथ का हैंडीकैप के लिए, कम्यूटेशन अलाउंस, कम्यूटेशन अलाउंस या ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, है ना बेटा, है ना। ये 6 बनते थे तो वहां पे हैंडीकैप्ड हो गए थे ये लोग, 3200 का पास बनवाया था फर्स्ट क्लास का, याद है ना बेटा। एक तो वो एग्जामिशन जरूर मिलेगा। निर्मला जी बोलती है कि नहीं हैंडीकैप को, ये देखो एग्जामिशन अंडर सेक्शन 1014(2) is available only in respect of transport allowance या commutation allowance granted to an employee who is blind, deaf, dumb, etc. where exemption is limited up to rupees 3200 per month. फिजिकली हैंडीकैप भी हो सकता है, ब्लाइंड, डेफ, डम के साथ में फिजिकली हैंडीकैप भी हो सकता है, एक तो वो मिलेगा। दूसरा बेटा क्या बोलती है कि उसी के अंदर नीचे वहां पे कुछ ऐसे अलाउंसेस बोले थे जिनमें मैंने अमाउंट नहीं बोला था, कि कहानी में ये समुद्र के अंदर निकलते हैं वहां पे, तो ये शिप में चढ़ जाते हैं, वहां पे यूनिफॉर्म मिलती है, इनको कैप्टन बन जाते हैं वहां पे, फिर इनकी सैलरी फिक्स होती है, बराबर है, याद है बेटा, याद है, याद है। फिर वहां पे इनको ट्रैवलिंग, ये बोला मेरे को सर क्लास के लिए जाना पड़ेगा तो ट्रैवलिंग कन्वेंस मिलेगा, है ना बेटा, ठीक है। तो उधर वहां पे जो ये 3 अलाउंस है, सारे नहीं लेकिन एक तो ट्रैवल अलाउंस का एग्जामिशन मिलेगा। इन रेस्पेक्ट ऑफ एग्जामिशन 1014 ओनली द फॉलोइंग प्रेस्क्राइब एग्जामिशन आर अलाउड। एक तो कौन सा, ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस एंड कन्वेंस अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, इनके लिए एग्जामिशन मिलेगा। सर यूनिफॉर्म अलाउंस नहीं मिलेगा, ट्रांसफर अलाउंस नहीं मिलेगा, रिसर्च अलाउंस नहीं मिलेगा, हेल्पर अलाउंस नहीं मिलेगा, अंडरस्टूड बेटा। एजुकेशन अलाउंस नहीं मिलेगा, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस नहीं मिलेगा, अंडरग्राउंड अलाउंस नहीं मिलेगा, ठीक है। सर बचा क्या, बोला ना 4 बचा। पहला हैंडीकैप के लिए 3200 वाला पर मंथ वाला अलाउंस, दूसरा ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, जितना खर्चा करोगे उतना एग्जामिशन मिलेगा, एंड कन्वेंस अलाउंस, जितना खर्चा करोगे उतना एग्जामिशन मिलेगा। आगे क्या बोलता है कि आपको पता है कि भाई ऑफिस के अंदर लंच फैसिलिटी वगैरह मिलता था, और उसमें 50 रुपीज अगर कूपन के थ्रू मिला है तो ₹50 पर मील वहां पे एग्जेम्प्ट हो जाता था, राइट। उसमें क्या बोलते हैं, फ्री फूड एंड नॉन एल्कोहलिक बेवरेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर थ्रू पेड वाउचर्स which are not transferable and usable only at eating joints to the extent value thereof does not exceed ₹50 per meal will be taxable in the employee's hand as a perquisite, ठीक है। ये सारी चीजें वहां पे हो गई। अभी रुको बेटा, सबर करो, सबर करो, कहानी यहां पे खत्म नहीं हो, सबर करो बेटा, अभी तो और जलील होना है। विमला जी है, एक हाथ से देगी 100 हाथ से लेगी।
The following losses are not allowed to be set off. Not allowed. Losses are not allowed to be set off from total income of the year in which section 115 BAC benefit is availed. जो आप लॉस का सेटअप करते हैं ना, लॉस का सेटअप करते हैं ना भाई, ऊपर तो सिर्फ उन्होंने क्या बोला है कि जो एग्जम्पशन जो डिडक्शन मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे। अभी तो रुको, जो लॉस का सेटअप होता है ना बेटा, वो लॉस का सेटअप भी नहीं होगा। कौन कौन सा? लॉसेस कैरी फॉरवर्ड, जो भी कैरी फॉरवर्ड होते हैं लॉसेस, जो भी, और डेप्रीशिएशन फ्रॉम एनी अर्लियर असेसमेंट ईयर, ब्रॉड फॉरवर्ड जो लॉसेस होते हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक है, पिछले कि 2019-20 का लॉस है, 2017-18 का लॉस है, जो 4 साल 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होते थे। बराबर है बेटा? सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में याद है कि भूल गए, पढ़ा होगा आपने, 4 इयर्स 8 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड होता है। अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन अनलिमिटेड पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड होता था। तो बेटा ये क्या बोल रहा है को पिछले साल जनरली हम क्या करते हैं, पिछले साल का लॉस इस साल सेट ऑफ कर देते थे। अगर आप 115 बीएसी लेना चाहते हो तो पिछला कोई भी लॉस जो कैरी फॉरवर्ड हो गया है, डेप्रिसिएशन जो कि पिछले साल का है, प्रोफॉर हो गया है, इफ सच लॉस और डेप्रिसिएशन एट्रीब्यूटेबल टू एनी ऑफ द डिडक्शन रेफर्ड इन क्लॉज 1 ऊपर जो टेबल में जो था ना, जैसे कि एडिशनल डेप्रिसिएशन वाला पार्ट ले लेते हैं, हालांकि वो आगे पॉइंट कवर कर रखा है, लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन कि भाई एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा 115 बीएसी ऑप्ट करते हो। 1920 में मैंने एडिशनल डेप्रिसिएशन लिया था, 1920 में मैंने एडिशनल डेप्रिसिएशन लिया था, लेकिन सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं थे तो वो डेप्रिसिएशन ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया, ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया बेटा, वो सेट ऑफ नहीं होगा। ठीक है, तो ऊपर जो टेबल डिस्कस करके उस टेबल में उनसे रिलेटेड कोई भी लॉस होता है पीजीपी के अंदर, साइंटिफिक रिसर्च वाला, कि भाई मैंने 2018-19 में साइंटिफिक रिसर्च का डिडक्शन क्लेम किया था 5 लाख का, लेकिन सफिशिएंट प्रॉफिट थे ही नहीं 2018-19 में, तो वो लॉस हो गया, वो लॉस कैरी फॉरवर्ड करके आ गया, सेट ऑफ नहीं होगा, सेट ऑफ नहीं होगा। ठीक है, तो क्या बोलता है, फिर से पढ़ो, लॉसेस कैरी फॉरवर्ड और डेप्रिसिएशन फ्रॉम एनी अर्लियर असेसमेंट ईयर if such loss or depreciation is attributable to any of the deductions referred in clause 1, जो ऊपर टेबल में जहां जहां वो डिडक्शन मिलेंगे, तो बेटा वो आपका ऊपर ही लिख दिया, नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ, नहीं होगा। such losses depreciation would be deemed to have already been given effect and thus no further deduction in respect of them would be allowed in any subsequent year। मतलब समझो ना, इस साल 115 बीएससी ऑप्ट किया तो वो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस वो आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। ये एडिशनल डेप्रिसिएशन देखो, ऑल्सो द अमाउंट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन कंटेन इन अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एज ऑन 1 अप्रैल 2020। मैं इसको एक एग्जांपल के साथ में करवाऊंगा। द डेट ऑन विच 115 बीएससी बिकम एप्लीकेबल फॉर द फर्स्ट टाइम विच इज नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ is added back to the WDV of block. Additional depreciation relating to previous year 2021 and subsequent year will not be allowed and will also reduce WDV of block. Try to understand. Suppose previous year 2020-21 के अंदर एडिशनल डिप्रीशिएशन ₹5 लाख था, ये मैंने डिडक्शन ले लिया। ठीक है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 32 ये मैंने ले लिया ₹5 लाख। मैं नॉर्मल डेप्रिसिएशन को छेड़ ही नहीं रहा हूं, हाथ ही नहीं लगा रहा हूं, नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल डेप्रिसिएशन अलाउ हो जाएगा। अब बेटा उस साल आपके प्रॉफिट था वो नील, प्रॉफिट बिफोर एडिशनल डेप्रिसिएशन वो था नील। तो बेटा टेक्निकली आपका उस साल लॉस कितना हो जाएगा, और ये लॉस क्या हो जाएगा, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन वाला पार्ट है 5 लाख। बेटा मानते हो कि नहीं मानते, बेटा अग्री करते हो कि नहीं करते, अग्री करते हो कि नहीं करते, बोलो ना। ठीक है, अब देखो उस साल, सपोज ये बेटा कॉपी करते रहना अपने हिसाब से एग्जांपल, ठीक है,
उस साल का क्लोजिंग डब्ल्यू डी वी ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, एज ऑन 31 मार्च, ये प्रीवियस ईयर 2021 नहीं 1920 लिखना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर 1920, ठीक है, एज ऑन 31 मार्च 2020, सपोज क्लोजिंग डब्ल्यू था 18 लाख, हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, ये लेस करने के बाद में, डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद में। अब देखो कहाँ गया, हाँ, एज ऑन 1 अप्रैल 2020 ओपनिंग डब्ल्यू कितना हो गया, ₹18 लाख प्लांट एंड मशीनरी का। आपको क्या करना है, जो एडिशनल डेप्रिसिएशन जो आपने डिडक्शन लिया था, और क्योंकि वो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन एडिशनल डेप्रिसिएशन की वजह से था 5 लाख, वो जो लॉस था, वो लॉस करंट ईयर में यहाँ पे प्रीवियस ईयर 2021 के अंदर असेसी ऑप्टेड 115 BAC बाक बाक, ठीक है। तो उस केस में बेटा सपोज प्रॉफिट है, उस साल का प्रॉफिट फॉर प्रीवियस ईयर 2021 ₹9 लाख। अब जनरली हम क्या करते हैं बेटा कि इस प्रॉफिट के सामने वो जो अनएब्जॉर्ब डेप्रीशिएशन था, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीशिएशन था, जो लॉस था, जो बिलोंग करता था एडिशनल डेप्रीशिएशन को। देखो इस साल तो कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन का डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो क्या बोलता है कि जो पिछले साल के एडिशनल डेप्रिसिएशन की वजह से जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन हुआ है, जो लॉस हुआ है, टेक्निकली वो यहां पे क्या होना चाहिए था, सेट ऑफ होना चाहिए था। बेटा मानते हो कि नहीं मानते? जनरली अगर जब जनरल प्रोविजन फॉलो करते तो बेटा ये सेट ऑफ होता है, यस और नो? प्लीज रिप्लाई यस और नो। अगर हम जनरल प्रोविजन फॉलो करते तो क्या ये लॉस 5 लाख का सेट ऑफ होता? यस सेट ऑफ होता, बिल्कुल सेट ऑफ होता। बट यहां पे कुछ भी सेट ऑफ नहीं होगा क्योंकि वो एडिशनल डेप्रिसिएशन को बिलोंग करता है। तो उस साल का आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 9 लाख सी। और क्योंकि देखो असेसी को वहां पे एक तरह से क्या हो गया, नुकसान हो गया, तो बोले ठीक है एक काम कर, तेरा नुकसान नहीं होने देंगे, ये जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन पिछले साल का लॉस था ना, उसको जोड़ दे ओपनिंग डब्ल्यूडीवी में, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी का, ताकि तेरा डब्ल्यूडीवी हो जाएगा कितना? 23 लाख। और तू इसके ऊपर नॉर्मली डेप्रिसिएशन क्लेम करता रहे, इसके ऊपर नॉर्मली डेप्रिसिएशन क्लेम करता रहे, नॉर्मल डेप्रिसिएशन क्लेम करता रहे। बेटा समझ में आया क्या? बेटा समझ में आया क्या? बेटा समझ में आया क्या? प्लीज रिप्लाई, बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो कि भाई जो भी पिछले साल का आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन है उसको आप ऐड बैक कर दो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी में, ताकि आप उसके ऊपर नॉर्मल डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाओ। और इस साल जो लॉस जो कैरी फॉरवर्ड होकर के आया था, जो ब्रॉड फॉरवर्ड होकर के आया था, उसको आप अलाउ नहीं करोगे। सर ऊपर लिखना बाकी है, ले लिख ले भाई। डन। हे निर्मला क्या करूं तेरा? चलो तो ये वही पॉइंट बोल रहा है, ठीक है, कि ऑल्सो द अमाउंट, ऊपर क्या लिखा, ऊपर से पढ़ो आप, फिर से एक बार पढ़ो। द फॉलोइंग लॉसेस आर नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ फ्रॉम द टोटल इनकम ऑफ द ईयर इन विच सेक्शन 115 BAC बेनिफिट इज अवेल। Losses carry forward or depreciation from any earlier assessment year if such loss or depreciation is attributable to any of the deduction referred in clause 1, जैसे कि additional depreciation, such losses depreciation would be deemed to have already been given effect and thus no further deduction in respect of them would be allowed any subsequent year, ठीक है। In short, such losses or depreciation shall lapse. Also, the amount of additional depreciation contained in unabsorbed depreciation as on 1st April 2020, the date on 115 BAC become applicable first time, which is not allowed to be set off and added back to the WDV of block. Additional depreciation relating to the previous year 2021 and subsequent year will not be allowed and will also reduce WDV of block.
तो सिंपल सी बात है कि वहां पे आपका वो एडिशनल डेप्रिसिएशन वहां पे अलाउ नहीं होगा 2021 या उसके बाद में। आगे अभी तो और सब्र करो। लॉसेस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विद एनी अदर हेड ऑफ इनकम, वो भी सेट ऑफ नहीं हो सकता। मतलब इंट्रा हेड सेट ऑफ तो हो सकता है, इंटर हेड सेट ऑफ नहीं हो सकता। ठीक है, क्या बोलता है, एक तो जो ऊपर बता दी कौन से लॉसेस सेट ऑफ नहीं हो सकते, कैरी फॉरवर्ड होकर के जो आए हैं वो सेट ऑफ नहीं हो सकते। करंट ईयर में भी अगर वहां पे बेटा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो एक हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरी हाउस प्रॉपर्टी के लॉस के सामने तो सेटअप हो सकता है। एक हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरी हाउस प्रॉपर्टी के प्रॉफिट के सामने तो सेटअप हो सकता है। एक हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरी हाउस प्रॉपर्टी प्रॉफिट के सामने सेटअप तो हो सकता है। लेकिन पहले आपको याद है बेटा 2 लाख मैक्सिमम 2 लाख तक सैलरी के सामने भी सेटअप हो जाता था, किसी और इनकम पीजीपी कैपिटल के इनके सामने भी सेटअप हो जाता। बोलो 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 ना, नॉर्मल प्रोविजन के अंदर कौन सा एडिशनल वाला पार्ट? मैं आगे बढ़ गया तुम पीछे रह गई। ये लो, डन। तो बेटा देखो, आपको याद है मैंने आपको बताया था कि एक हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरे हेड की इनकम के सामने, चाहे वो सैलरी हो, चाहे पीजीपी हो, चाहे कैपिटल गेन हो, चाहे अदर सोर्सेज हो, ठीक है, विनिंग्स को छोड़ करके मैक्सिमम 2 लाख का सेटअप हो सकता है। बोलो ना बेटा यार, इंटरेड हो सकता है कि नहीं हो सकता? राइट, नहीं मिलेगा। 115 बीएससी ऑप्ट करते हो, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। सब कुछ छीन लिया निर्मला, हमें तो लूट लिया मिलके निर्मला व सितारा, हमें तो लूट लिया मिलके साउथ वालों ने, काले काले बालों ने, काले काले गालों ने। चलो, तो कोई भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है बेटा, वो भी इंटर हेड सेट ऑफ नहीं हो सकता, इंट्रा हेड हो सकता है। नॉर्मल डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 is to be determined in prescribed manner. A block entitled to more than 40% depreciation rate would be restricted to 40%. एडिशनल डेप्रिसिएशन तो मिलेगा ही नहीं। बेटा आपको पता है हमने एक निर्मला ही एक मिलेनियल्स डू नॉट ट्रैवल इन कार, मिलेनियल्स ट्रैवल इन ओला एंड उबर, याद है क्या? वो वाला एपिसोड याद है जो मैंने करवाया था क्या बेटा? वो वाला एपिसोड याद है, मिलेनियल्स ट्रैवल इन ओला एंड उबर। वहां पे फिर डेप्रिसिएशन आपको पता है ना बेटा, अगर वहां पे हायरिंग कार, हायरिंग हायरिंग मोटर कार, बस, तो उस केस में 45% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। कितना कितना? 45%। याद है ना बेटा? बेटा 15, 30, 30, 45, वो 45 यहां पे नहीं मिलेगा, वो भी रेस्ट्रिक्ट होकर के मैक्सिमम 40 हो जाएगा। हे निर्मला, हे निर्मला, एक बार तूने बोला कि एडिशनल डेप्रिसिएशन, सॉरी नॉर्मल डेप्रिसिएशन 45% मिलेगा इन केस ऑफ कार which is acquired as well as put to use between 23rd August 2019 to 31st March 2020 and which is used in hiring business और ठीक है बस वगैरह, बस ट्रक एक्सेट्रा एक्सेट्रा 45% डिप्रेशन मिलेगा। और यहाँ पे तो क्या कह रही, उसको भी रेस्ट्रिक्ट करके 40% कर दिया। और वाह रे, एडिशनल डेप्रेशन तो तूने छीन ही लिया है। मोदी जी बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग करो, ठीक है, आग लगाओ, आग मतलब इलेक्ट्रिसिटी लगाओ, कहने का मतलब ये चीज। और निर्मला तू क्या बोलती है? कुछ नहीं दूंगी मैं, कोई एडिशनल नहीं, कुछ नहीं दूंगी, कहने का मतलब। तो कहा जहां जहां पे एक ही जगह, जहां जहां क्या पे एक ही जगह जहां पे 40% से डेप्रिसिएशन का रेट ज्यादा है, वो भी रेस्ट्रिक्ट 40% हो जाएगा। बेटा इसने दिया ज्यादा कि छीना ज्यादा, ये बता दो मेरे को। अगर बेटा मैं सीए फील्ड का, इनकम टैक्स के फील्ड का कैरी मिनाटी होता ना, तो मैं निर्मला सीतारमण को जो रोस्ट करता ना, जो रोस्ट करता ना, जो रोस्ट करता ना, पूछो मत। मतलब शायद मतलब ये प्रोविजन में वो कैरी मिनाटी को सिखाने चाहिए, देख कैरी ऐसा होता है, ये होता है, ये निर्मला ने किया है। तो कैसे है आप सब लोग? निर्मला सीतारमण जी, हाँ बेटा फाइनेंस मिनिस्टर बढ़ जाओ, बन जाओ, सही बात है बेटा, बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते। तो कहने का मतलब अगर मैं सच में सीए फील्ड का या इनकम टैक्स फील्ड का कैरी मिनाटी होता ना, तो निर्मला जी आपकी खैर नहीं थी, सच बोल रहा हूँ।
बेटा बोलो निर्मला ने दिया ज्यादा कि लिया ज्यादा? सर ये तो सोचने का विषय है ना, इसके ऊपर तो हम लोग क्या करेंगे, गहन विचार करेंगे। बेटा ये 115 बीएससी उसी के लिए फायदेमंद है जो उनमें से कोई डिडक्शन नहीं लेता, कोई लॉस का सेट ऑफ नहीं करता, कुछ नहीं है, उसके लिए तो फायदेमंद है। और ऐसे लोग बहुत कम होंगे कहने का मतलब। चलो भाई आगे देखते हैं, वहां पे आगे देखते हैं। अभी तो और भी है प्रोविजंस। टाइम लिमिट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ लोअर रेट्स ऑफ 115 बीएससी। कब तक आपको ये ऑप्शन लेना है? तो फॉर एन इंडिविजुअल एचयूएफ हु डज नॉट हैव एन इनकम इन पीजीपी, मतलब ऐसा इंडिविजुअल, पहली बात तो 115 बीएससी इज ओनली फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन हो, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट, सबके लिए। तो बेटा ऐसा इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका पीजीबीपी इनकम नहीं है, तो उसको कब तक 115 बीएससी के, हाँ मैं 115 बीएससी के अंदर अपनी इनकम टैक्स के लिए ऑफर करूंगा, तो उस केस में बेटा ऑप्शन टू बी एक्सरसाइज अलोंग विद द रिटर्न टू बी फर्निश अंडर सेक्शन 139(1). देयर इज नो लॉक इन पीरियड, हेंस असेसी कैन एक्सरसाइज ऑप्शन 1 ईयर एंड ऑप्ट आउट इन द नेक्स्ट ईयर इफ इट चूजेस टू डू सो। सीए इंस्टीट्यूट की भाषा बोल रहा है, एक साल ऑप्ट आउट करेंगे, अगले साल, एक साल हम इसको ऑप्शन ले लेंगे, अगले साल ऑप्ट आउट कर लेंगे। बेटा अगर मान लो सपोज सपोज विनीत विनीत एक कंपनी में जॉब करता है, इनकम फ्रॉम सैलरी है, इसको कहीं से इंटरेस्ट इनकम आता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम आता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इस केस में इसका पीजीपी इनकम नहीं है, तो बेटा इसको कब चूज करना पड़ेगा? मैं 115 बीएससी में जाओगे, कोई ऐसा टाइम लिमिट है, जब ये रिटर्न फाइल करेगा ड्यू डेट पे 139(1), 31 जुलाई इज द ड्यू डेट, राइट। वो रिटर्न फाइल करते टाइम ही वहां पे 115 बीएससी का ऑप्शन लेकर के अपना टैक्स भर देगा। समझ में आया क्या बेटा? उसके लिए पहले कोई ऑप्शन लेने की जरूरत नहीं है। एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1) विद इन ड्यू डेट के बाद में नहीं, विद इन ड्यू डेट जब वो रिटर्न फाइल करेगा तभी वो ऑप्शन ले लेगा। बेटा समझा क्या? अगर पीजीपी इनकम नहीं है, अब इस साल विनीत को लगा ऐसा कि 115 बीएससी इज बेनिफिशियल। सर ये पता कैसे चलेगा? तो बेटा ये दोनों तरीके से कैलकुलेट करेगा, नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से भी कैलकुलेट करेगा विनीत कि भाई मैं लीव ट्रैवल असिस्टेंट का एग्जामिशन ले लेता हूं, सारे एग्जामिशन ले लेता हूं, और दूसरा 115 बीएससी के हिसाब से भी कैलकुलेट करेगा, जहां पे सारे एग्जामिशन छोड़ करके लॉस सेट ऑफ वगैरह सब छोड़ करके, एक तरफ मैं सारे एग्जामिशन लूंगा, सारे लॉस जो सेट ऑफ होने वो सब करूंगा और फिर कैलकुलेट करूंगा, और दूसरी तरफ मैं 115 बीएससी को ऑप्ट करके सब एग्जामिशन भुला करके मैं टैक्स कैलकुलेट करूंगा, फिर देखूंगा विचएवर इज बेनिफिशियल। तो हमने ऊपर वाले अभी जो ये स्टार्ट किया था, तो इस एग्जाम्पल में हमने एक बार तो क्या किया कि सारे एग्जामिशन लेने के बाद में, ये देखो बेटा ये जो कैलकुलेट किया 4, 12, 500, ये नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से सारे एग्जामिशन सेट ऑफ लॉसेस वगैरह लेने के बाद में ये जो टोटल इनकम अपना आया ना 20 लाख रुपए, वो 20 लाख रुपए वी आर अज्यूमिंग कि सब कुछ लेने के बाद में आया। और यहां पे भी हालांकि सेम इनकम आ रहा है, बट कहने का मतलब है कि भाई इनकम, आप अमाउंट के ऊपर ध्यान मत दो, ठीक है, अमाउंट के ऊपर ध्यान मत दो। बिना एग्जामिशन लिए मेरा इनकम आ रहा है 20 लाख का, और एग्जामिशन लेकर के आ रहा है, इसको मैं अगर मैं एग्जामिशन ले लेता हूं तो मेरा इनकम हो जाता है सपोज 15 लाख, 15 लाख, हाइपोथेटिकल एग्जांपल। तो उस केस में बेटा कितना टैक्स आ जाएगा वहां पे? ये 5 लाख पे 1.5 लाख 30%, ये हो गया सर 262,500। तो सारे एग्जामिशन लेने के बाद में, लॉसेस का सेट ऑफ करने के बाद में मेरा इनकम आया 15 लाख और मेरा टैक्स आया 262,500। और फिर 115 बीएससी के अंदर मैंने सारे एग्जामिशन छोड़ दिए, सारे जो लॉस वगैरह सेट ऑफ होते वो छोड़ दिए, तो मेरा टोटल इनकम 20 लाख और टैक्स आया 337,500। बेटा मेरे लिए कौन सा फायदेमंद है, जरा ये बता दो, मेरे लिए कौन सा फायदेमंद है बताओ? बोलो, कौन सा फायदेमंद है?
अरे बोलो ना यार, नॉर्मल प्रोविजन फायदेमंद है या 115 BAC? नहीं बोलोगे? क्या आप मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो? तुमसे रिप्लाई की उम्मीद कर रहा हूं मैं बेटा। तो नॉर्मल प्रोविजंस आर बेनिफिशियल, तो उस केस में बेटा मैं वहां पे 115 BAC ऑप्ट नहीं करूंगा, नॉर्मल प्रोविजन में कर लूंगा। लेकिन अगर बेटा वहां पे सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि ये टैक्स मेरा ज्यादा आता है, ये टैक्स ज्यादा आता है और ये कम आता है, तो ऑब्वियसली मैं 115 BAC ऑप्ट कर लूंगा। लेकिन अगले साल उल्टा हो जाता है, अगले साल उल्टा हो जाता है कि भाई इस साल तो मैंने 115 BAC ऑप्ट किया, नेक्स्ट ईयर मेरा नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से वहां पे इनकम कम आ रहा है, तो बेटा मैं वापस नॉर्मल प्रोविजन में आ जाऊंगा। तो एक साल आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हो, दूसरे साल उसे ऑप्ट आउट कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सिंस द ऑप्शन कैन बी चेंज एवरी ईयर, assessee should compute tax liability with and without 115 BAC benefits and accordingly choose whether to opt 115 BAC or not। ये मैंने अभी आपको करके बताया कि भाई एवरी ईयर का वहां पे आपके पास में ऑप्शन है, तो आप क्या करोगे, आप अपने हिसाब से चूज करोगे कि भाई नॉर्मल प्रोविजन में कंप्यूट करोगे और 115 BAC में कंप्यूट करोगे, जहां आपको बेनिफिट लगता है उस साल आप उस हिसाब से डिक्लेयर कर दोगे। लेकिन बेटा जिसकी पीजीपी इनकम है उसके लिए ऐसी सिचुएशन नहीं है। तो फॉर एन इंडिविजुअल अचीव, जैसे कि मेरा पीजीपी इनकम है, मैं प्रोफेशनल बच्चों को पढ़ाता हूँ, बुक्स वगैरह भी मेरी वहां पे बिकती है, तो मेरी पीजीपी इनकम है बेटा, ठीक है, पीजीपी इनकम है। तो फॉर एन इंडिविजुअल एचयूएफ हु हैज इनकम इन पीजीपी, तो मेरे को ऑप्शन ड्यू डेट के पहले एक्सरसाइज करना पड़ेगा। जो अदर देन पीजीपी वाला था उसके लिए पहले एक्सरसाइज करना जरूरत नहीं है, जब रिटर्न भरेगा तब उसके अंदर ही वहां पे ऑप्शन एक्सरसाइज करके इनकम डिक्लेयर कर देगा 115 BAC के हिसाब से। लेकिन अगर मेरा पीजीपी इनकम है तो मुझे पहले एक्सरसाइज करना पड़ेगा ऑप्शन टू बी एक्सरसाइज ऑन और बिफोर द ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1) ऑफ फाइलिंग। once the option is exercised, it would apply to all subsequent assessment year। पीजीपी वाले के लिए गड़बड़ है। मान लो मैंने पहली बार असेसमेंट ईयर 21-22 असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए मैंने 115 BAC का ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया कि भाई मेरा सिचुएशन फायदेमंद हो रहा था 115 BAC में, मेरा नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स आ रहा था 1.5 लाख रुपए, जानना नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स आ रहा था 1.5 लाख 1,50,000, जबकि 115 BAC में मेरा टैक्स आ रहा था 1 लाख रुपीज। मुझे लगा रही है तो फायदे वाली सिचुएशन है, मैंने ड्यू डेट के पहले ऑप्ट कर लिया 115 BAC। बेटा मेरे को आगे आने वाले सालों में असेसमेंट ईयर 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, जब तक कि मैं जिंदा रहूंगा, जब तक कि लॉ चेंज नहीं हो जाता, मेरे को 115 BAC ऑप्ट करना पड़ेगा, भले फ्यूचर में मेरा 115 BAC में टैक्स ज्यादा क्यों ना हो, भले 115 BAC में वहां पे ज्यादा क्यों ना आ जाए। तो पीजीपी वाले के लिए गले की घंटी है बेटा, ठीक है। तो क्या बोलता है कि ऑप्शन टू बी एक्सरसाइज ऑन और बिफोर द ड्यू डेट अंडर 139(1) वंस द ऑप्शन इज एक्सरसाइज इट वुड अप्लाई टू ऑल सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर्स। ऑप्शन कैन बी विड्रॉन, लेकिन आगे क्या होगा देखना, ऑप्शन कैन बी विड्रॉन ओनली वंस, लेकिन अगर एक बार विड्रॉ किया तो फिर मुझे जीवन में कभी भी 115 BAC ऑप्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। समझ में आया क्या बेटा? भाई मेरी पीजीपी इनकम है, पीजीपी इनकम है, तो मैं 115 BAC अगर ऑप्ट करता हूं तो लाइफ टाइम मुझे 115 BAC ऑप्ट करना पड़ेगा, और बीच में अगर कभी मैंने 115 BAC से ऑप्ट आउट कर लिया तो फिर मैं वापस 115 BAC ऑप्ट नहीं कर सकता, ऑप्शन नहीं ले सकता। सो ऑप्शन कैन बी विड्रॉन ओनली वंस इन अ ईयर अदर देन द ईयर इन विच इट वाज एक्सरसाइज। ऑब्वियसली जिस साल में एक्सरसाइज पहली बार करा उसमें विड्रॉ कर नहीं सकता। देयर आफ्टर assessee shall never be eligible to opt for section 115 BAC benefit except where assessee ceases to have any business income, in which case option 1। हाँ एक बात जरूर है कि मान लो 4 साल बाद में मेरी पीजीपी इनकम नहीं रही, 4 साल बाद में मेरी कोई पीजीपी इनकम नहीं रही, मेरा बिजनेस बंद हो गया, मैंने बंद कर दिया, मेरा कोई प्रोफेशन, मैंने पढ़ाना बंद कर दिया, मैं जॉब कर रहा हूँ या कुछ और एक्टिविटी कर रहा हूँ, तो उस केस में बट ऑब्वियस है मैं 115 BAC से बाहर निकल सकता हूँ, और फिर मैं बाहर निकलूंगा तो फिर वो नॉर्मल वाला प्रोविजन
कि भाई ठीक है मेरी मर्जी तो ऑप्ट कर लो, मेरी मर्जी तो नहीं किया। बेटा बहुत सिंपल है कि नहीं, आसान है कि नहीं बेटा? वेरी गुड, वेरी गुड। देख, अगर मेरा सैलरी इनकम मतलब अदर देन पीजीपी इनकम है, विनीत का एग्जांपल लिया, अगर विनीत का पीजीपी इनकम नहीं है, अदर देन पीजीपी इनकम ही है इसके पास में, तो बेटा इसको ऑप्शन एक्सरसाइज करना, रिटर्न भरते टाइम ही ड्यू डेट, जो ड्यू डेट है 139(1) उसी टाइम रिटर्न फाइल करेगा, तभी वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेगा 115 बीएसी। अगर नेक्स्ट ईयर इसको लगता है कि नहीं नॉर्मल प्रोविजन बेनिफिशियल है, तो नॉर्मल प्रोविजन में डिक्लेयर कर देगा। उसके अगले साल फिर से लगता है 115 बीएसी बेनिफिशियल है, तो 115 बीएसी ले लेगा। उसके अगले साल फिर नॉर्मल प्रोविजन, उसके अगले साल 115 बीएसी, मतलब ये चाहे जैसे चेंज कर सकता है। लेकिन मेरे केस में जैसे कि मेरा पीजीपी इनकम है, मेरी पीजीपी इनकम है बेटा, तो उस केस में मुझे ये जो ऑप्शन अगर 115 बीएसी का एक्सरसाइज करना है, तो ड्यू डेट के पहले, रिटर्न फाइल करने के पहले मुझे एक्सरसाइज करना पड़ेगा 115 बीएसी का ऑप्शन। एंड वंस आई हैव ऑप्टेड आउट 115 बीएसी, तो फिर उसके बाद में मैं जिंदगी में कभी भी 115 बीएसी से बाहर नहीं निकल सकता कंपल्सरीली, ठीक है? और अगर मैं बाहर निकल गया, मान लो मैं बाहर निकल गया किसी भी एक साल में, तो उसके बाद में जिंदगी में कभी भी मैं 115 बीएसी ऑप्ट नहीं कर सकता अगर मेरी पीजीपी इनकम है तो। लेकिन मीनवाइल अगर मेरी पीजीपी इनकम नहीं रह जाती, तो मेरी सिचुएशन तो विन जैसी हो जाएगी, फिर मैं चाहूँ तो ऑप्ट करूँ, चाहूँ तो ना करूँ, मेरी मर्जी। मैं चाहे ऑप्ट करूँ, मैं चाहे ऑप्ट आउट करूँ, मेरी मर्जी। समझा क्या बेटा? समझा क्या? बोलो एवरीवन, एवरीवन, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस इन फेलियर ऑफ सेटिस्फाई द कंडीशन मेंशन इन पॉइंट नंबर डी। ये पॉइंट नंबर जो डी ऊपर लिखा हुआ है, ये वाला जो सारे के सारे जिसके अंदर आपके कंडीशंस दे रखी है कि भाई ये आप एग्जम्पशंस नहीं ले सकते, डिडक्शंस नहीं ले सकते, लॉस का सेट ऑफ नहीं कर सकते अलग अलग, ये सारे सारे पॉइंट नंबर डी में कवर है, बराबर है, ठीक है। मैक्सिमम डेप्रिसिएशन का रेट 40% होगा। अगर आपने उसमें किसी भी तरह का कुछ छेड़खानी करी, तो उसके क्या सजा होगी वो देख लो। कॉन्सिक्वेंस ऑफ फेलियर टू सेटिस्फाई द कंडीशन मेंशन पॉइंट नंबर डी अबव। फॉर इंडिविजुअल एचओ हु डज नॉट हैव एन इनकम इन पीजीपी, विनीत की बात कर रहा हूँ, इनकम फ्रॉम सैलरी, ऑन फेलियर टू सेटिस्फाई द कंडीशन मेंशन इन पॉइंट नंबर डी अबव, द ऑप्शन एक्सरसाइज वुड बी कंसिडर्ड इनवैलिड in respect of the assessment year relevant to that previous year. Consequently, income tax act would apply as if option and not been exercised in that previous year. कि भाई मान लो विनीत का इनकम फ्रॉम सैलरी है, क्या इनकम फ्रॉम सैलरी, इसको मना बोला था कि तू 115 बीएससी ऑप्ट कर रहा है तो एचआरए का एग्जाम्पशन मत लेना, भाई ने एचआरए का एग्जाम्पशन ले लिया 115 बीएससी में। इसको मना बोला था कि एलटीसी का एग्जाम्पशन मत लेना, भाई ने एलटीसी का एग्जाम्पशन भी ले लिया। इसको बोला था कि चिल्ड्रन हॉस्टल एजुकेशन अलाउंस का एग्जाम्पशन मत लेना, भाई ने दोनों ले लिए, कंडीशन वायलेटेड। तो ऐसा माना जाएगा कि भाई इसने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया और नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स निकाला जाएगा। ए बेटा समझे क्या? समझे क्या? समझे क्या? आगे देखो, मेरे केस में जिसकी पीजीपी इनकम है, फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ हु हैज इनकम इन पीजीपी, on failure to satisfy condition mentioned point number D above, the option exercise would be considered invalid in respect of the assessment year relevant to that previous year and all subsequent years. Consequently, income tax act would apply as if no option as option had not been exercised in that previous year. भाई मैं 115 बीएससी ऑप्ट कर रहा हूँ, पीजीपी मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहा हूँ, 115 बीएससी ऑप्ट कर रहा हूँ, मैंने एडिशनल डेप्रिसिएशन का डिडक्शन ले लिया, मैंने बोला मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, मोदी जी ने बोला हो लूंगा मैं तो एडिशनल डेप्रिसिएशन, मैंने वहां पे साइंटिफिक रिसर्च का भी डिडक्शन, आईआईटी को डोनेशन दे दिया, ले लिया डिडक्शन, मैं 35 एडी का भी डिडक्शन ले लिया, मैं 35 सीसीसी में भी ले लिया। बेटा वो तो छोड़ो, मैंने तो उसके अलावा जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस थे बेटा उनका भी सेट ऑफ कर दिया, पिछले साल का अनएब्जॉर्ब एडिशनल डेप्रिसिएशन था उसका भी सेट ऑफ कर लिया। कंडीशन वायलेटेड अज्यूम किया जाएगा, मैंने तो ऑप्ट ही नहीं किया है और नॉर्मल प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। मिसलिनियस प्रोविजंस भी आ जाते हैं एज पर सर्कुलर C1 2020 CBDT has clarified the following for the purpose of deduction of TDS on salary, कि भाई एम्प्लॉयर TDS भी तो काटेगा ना वहां पर, ठीक है।
एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का टीडीएस काटेगा। तो बेटा आपको याद है मैंने टीडीएस में बताया था कि सेक्शन 192 के अंदर टीडीएस ऑन सैलरी वहां पे एम्प्लॉयर काटेगा। तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, सबसे पहले तो एम्प्लॉय को बोलेगा, ए एम्प्लॉय इधर आ। बोला हाँ जी सर, कौन कौन सी इनकम है तेरी? बोले सर मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी है। अरे उसके अलावा? बोले सर लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। अच्छा चल डिटेल दे मेरे को। सर ये 5 लाख का लॉस है। 5 लाख का सेट ऑफ नहीं होता, सैलरी के सामने सिर्फ 2 लाख का सेट ऑफ होता है। बेटा मैं कहानी बना रहा हूँ ना, मैं आपको कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करवा रहा हूँ बीच बीच में। उसके अलावा और क्या डिटेल है? सर इसके अलावा मैंने LIC के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, तो 1.5 लाख का मेरे को उधर डिडक्शन मिलना चाहिए। उसके अलावा मेडिक्लेम ले रखा है सर, 20,000 का मेरे को वहां डिडक्शन मिलना चाहिए। उसके अलावा सर एक मैंने बीजेपी को डोनेशन भी दिया था 1 लाख रुपए, उधर डिडक्शन मिलना चाहिए। वो सारा डिटेल दिया। तो भाई नॉर्मली क्या होता है वहां पे, एक मिनट मैं आपको करके बताता हूं, करने से होता है। बाबा रामदेव बोलता है करने से होता है। एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर, तो इसके पास में सैलरी की डिटेल तो है, इनकम फ्रॉम सैलरी। अब इसने एम्प्लॉयर ने इनकम फ्रॉम सैलरी निकाला एज पर नॉर्मल प्रोविजन। सुना सुना सुना, एज पर नॉर्मल प्रोविजन 4.5 लाख या 6.5 लाख, ठीक है, 6,50,000। फिर एम्प्लॉय को पूछा गया बेटा कोई और डिटेल? बोला सर मेरा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है। कितना है? सर 1.5 लाख। वो उसको कंसिडर कर लेता है। बेटा करता है कि नहीं करता? बताओ यार। इनकम फ्रॉम सैलरी में मैं आपको टीडीएस में मैंने बताया था ये चीज। बोलो सेक्शन 192 के अंदर, बोलो 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 बोलो। अरे यार क्या करूं मैं इनका। फिर उसके बाद में बोलेगा कि सर मैंने LIC में भी इन्वेस्ट किया है, तो ATC के लिए एलिजिबल है। कितना है? बोले सर वो भी 1.5 लाख का है। चल ठीक है, तू भी 1.5 लाख दे दे। इसको मैं अमाउंट बढ़ा देता हूँ, 8.5 लाख कर देता हूँ, ठीक है, ATC के अंदर। चलो 8 कर दिया, तुम भी क्या याद रखोगे? और बोले, बोले सर और तो बस इतना ही है। चलो ठीक है। एम्प्लॉयर क्या बोलेगा, चल मेरे को टीडीएस काटना है। तो एम्प्लॉयर फिर ये 8 लाख का इनकम फ्रॉम सैलरी जो नॉर्मली निकाला, जिसमें सारे एग्जामेशन LTC वेल्टीसी HRA सब अलाउंस वगैरह का एग्जामेशन दे दिया, और फिर वहां पे निकाला, तो उसका NTI कितना आ जाएगा? ये NTI देखो, ये आ जाएगा GTI, ये आएगा GTI। यहाँ पे 8 में से 1.5 गया, फिर 1.5 और जाएगा चैप्टर 6, तो NTI कितना आएगा बेटा? 5 लाख रुपए। फिर आपको पता है एवरेज रेट ऑफ टैक्स से वहां पे वो क्या निकालता है? टीडीएस निकालता है। एवरेज रेट ऑफ टैक्स क्या होता है मैं बता चुका हूं, लेकिन मैं फिर भी बता दूंगा बाद में। तो बेटा इसके ऊपर वो टीडीएस निकालेगा। तो कैसे टीडीएस निकालेगा? पहले 2.5 लाख पे कुछ नहीं, नील, और बैलेंस 2.5 लाख के ऊपर 5%, तो 12,500। 12,500 में आपको बता देता हूं कि टीडीएस जब सैलरी के केस में होता है तो सरचार्ज एंड HEC भी आ जाता है। सरचार्ज तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, बट HEC जरूर आ जाएगा @4%। तो 12,500 इंटू 4%, 500 रुपए। तो बेटा टीडीएस कितना काटेगा? वो टोटल 13,000 का टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। एम्प्लॉयर 13,000 का टैक्स डिडक्ट करेगा एट सोर्स। बेटा समझ में आया क्या? बेटा जी समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? बोलो बोलो बोलो। 13,000 का टीडीएस काटेगा, समझ में आया क्या? लेकिन बेटा एक प्रॉब्लम है, देर इज अ लिटिल प्रॉब्लम, छोटा सा प्रॉब्लम। एम्प्लॉय जब एम्प्लॉयर को डिटेल दे रहा होगा, तो एम्प्लॉयर क्या करेगा? एम्प्लॉयर बोलेगा भाई मैं कौन सी रेट से टीडीएस काटू? देखो हमने तो यहाँ पे नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टीडीएस काटा है। हालांकि हमने इनकम यहाँ पे 2.5 लाख तक की लिया है, तो कोई इशू नहीं आ रहा है। मान लो ये इनकम, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, 10 लाख 18 लाख करता है ये, तो बड़ा उस केस में 15 लाख हो जाती है ना, 15 हो जाती। तो पहले 2.5 पे कुछ नहीं, दूसरे 2.5 पे @5%, 12,500। टीडीएस का अमाउंट बदल जाएगा बेटा, 12,500।
फिर नेक्स्ट 5 लाख पे, नेक्स्ट 5 लाख पे एट द रेट 20%, तो वो जाता है 1 लाख। और बैलेंस कितना बच गया सर? बैलेंस बच गया 5 लाख रुपए। बैलेंस 5 के ऊपर कितना परसेंट? 30%। बैलेंस 5 लाख के ऊपर 30% एट द रेट 30%, तो ये कितना होता है? 1.5 लाख रुपए। ठीक है, तो 262 और उसमें HEC जुड़ जाएगा एट द रेट 4%, तो 262,500 इंटू 4%, 10,500। तो TDS कितना आ गया बेटा? TDS आ गया 11,73, 2,73,000 का TDS आ गया, 273 का TDS आ गया। लेकिन एम्प्लॉय क्या बोलता है? सर मुझे तो 115 BAC ऑप्ट करना, और वो कब डिसाइड कर सकता है? वो तो लास्ट में जाके जब रिटर्न फाइल करेगा तब डिसाइड करेगा, जबकि TDS प्रीवियस ईयर में ही काटा जाता है बेटा। हाँ बोलो बोलो बोलो, TDS कब काटा जाता है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। TDS कब काटा जाता है बेटा? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। जब मंथली पेमेंट करेंगे तो एवरी मंथ TDS काटा जाएगा। TDS टैक्स डिडक्ट कब होता है? सैलरी के ऊपर, सैलरी के ऊपर टैक्स डिडक्ट होता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट, एट द टाइम ऑफ पेमेंट। TDS के चैप्टर रिवाइज कर दो ना, 6 नंबर का क्वेश्चन बना हुआ है, बता रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, 6 नंबर का क्वेश्चन बना हुआ है TDS के चैप्टर में से। तो सैलरी के केस में टैक्स डिडक्ट कब किया जाता है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। तो एवरी मंथ पेमेंट करेगा तो पहले ऐसे ही कैलकुलेट कर लेगा, और फिर जो भी टैक्स बनता है, कितना TDS बन रहा है टोटल 273, तो वो मंथली बेसिस पे 273 का आपका 273 डिवाइड बाय 12, 73 डिवाइड बाय 12, मतलब हर महीने 22,750 काटेगा। समझा क्या बेटा? समझा क्या बेटा? समझा क्या? अरे बोलो ना। लेकिन मान लो ये तो नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से काटा, एम्प्लॉयर ने ये नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स डिडक्ट किया, लेकिन जब ईयर खत्म होता है, ड्यू डेट के टाइम पे एम्प्लॉय बोलता है मैं तो 115 BAC ऑप्ट करूंगा, 115 BAC ऑप्ट करूंगा, तो उस सिचुएशन में एम्प्लॉयर क्या करेगा? हो सकता है उसने कम TDS काटा हो सकता है उसने ज्यादा TDS काटा हो, तो एम्प्लॉयर क्या करेगा? क्योंकि ऑप्शन डिसाइड कौन करेगा? एम्प्लॉय। कब डिसाइड करेगा? एंड में जाकर के, एंड में भी नहीं, अगले साल जाकर के जब रिटर्न फाइल करेगा। तो एम्प्लॉयर को तो करंट प्रीवियस ईयर में टैक्स डिडक्ट करना है, तो उस केस में एम्प्लॉयर क्या करेगा? तो एम्प्लॉयर है ना, एम्प्लॉय को पूछेगा, सुन एम्प्लॉय इधर आ। बोले हाँ। सबसे पहले तो ये बता, सर मेरा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 1.5 लाख। अरे चुप 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 चुप, एकदम मुंह बंद। पहले मैं पूछता हूं, उसका जवाब दे। तो 115 BAC ऑप्ट करने वाला है या नॉर्मल प्रोविजन जाएगा? वो बोले सर अब अभी से कैसे बता दूं सर, वो तो मैं लास्ट में डिसाइड करूंगा। ये भाई तू जब डिसाइड करना तब करना, मेरे को तो अभी बता तू। एम्प्लॉयर क्या बोला? मेरे को तो अभी बता, मेरे को तो टैक्स डिडक्ट करना है। तो वहां पे एम्प्लॉय बोल देता है कि सर मैं तो 115 BAC के हिसाब से जाऊंगा। तो बेटा ये जो TDS काटा है ना एम्प्लॉयर ने, ये गलत हो जाएगा, उसको 115 BAC के हिसाब से निकालना पड़ेगा। और उस केस में आपको पता है ये वाला हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ नहीं होगा, ये ATC का ये भी आपका डिडक्शन नहीं मिलेगा। और इवन जो सैलरी है ना, सैलरी इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रखा होगा 18 लाख में से, है ना बेटा। अलग PT दे रखा होगा, एंटरटेनमेंट अलाउंस दे रखा होगा, बहुत सारे जो क्या बोल अलाउंसेस वगैरह है उनका एग्जेम्पशन ले रखा होगा, सब कुछ हट जाएगा। बेटा समझा क्या? समझा क्या? समझा क्या? समझा क्या? तो उस केस में एम्प्लॉयर को 115 BAC के हिसाब से TDS डिडक्ट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से टैक्स क्या करना पड़ेगा बेटा? डिडक्ट करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? तो मान लो सर अगर एम्प्लॉयर ने 115 BAC के हिसाब से कैलकुलेट करके टैक्स डिडक्ट कर दिया और बाद में एम्प्लॉय का मूड बदल जाता है, मैं तो नॉर्मल प्रोविजन में जाऊंगा, तो सर क्या होगा? कुछ बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। पहले वो पूछ लेगा। तो ये देखो अभी क्या बोलता है आगे, फॉर एन इंडिविजुअल HUF who does not have an income in PGP, मतलब विनीत की बात हो रही है, जॉब करता है। असेसी मतलब विनीत एम्प्लॉय,
will have to intimate to his employer if he intend to opt for section 115 BAC। बता दे, पहले ही बता दे कि भाई सर मैं तो 115 BAC में जाऊंगा। बोले ओके ठीक है, कोई लॉस का सेट ऑफ नहीं होगा हाउस प्रॉपर्टी का, कोई एग्जम्पशन कुछ नहीं मिलेगा, कोई चैप्टर 6 डिडक्शन वगैरह नहीं मिलेगा। एम्प्लॉयर विल डिडक्ट TDS accordingly in the absence of any such intimation employer will deduct TDS without considering effect to section 115 BAC। एम्प्लॉयर को पूछा भाई क्या करना है, अरे एम्प्लॉयर बोल नॉर्मल या 115 BAC, सर डिसाइड नहीं किया। अरे नॉर्मल या 115 BAC, सर डिसाइड नहीं किया। अरे बोलना मेरे बाप नॉर्मल या 115 BAC, सर डिसाइड ही नहीं किया तो कैसे बोलूं, हड़ताल कर दूं क्या मैं? सर परेशान कर रहे हो मेरे को 115 BAC 115 BAC, मेरे को तो पता ही नहीं 115 BAC क्या होता है, समझूंगा सीखूंगा बाद में देखूंगा। ठीक है भाई माफ कर, उस केस में एम्प्लॉयर नॉर्मल प्रोविजन से जैसे हमने कैलकुलेट किया है टैक्स डिडक्ट कर देगा। द इंटीमेशन सो मेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय द एम्प्लॉय ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सब मजा तब आए, अप्रैल में पूछे क्या करना है, बोलो सर 115 BAC। अगले महीने मई में आए कम इन सर, हाँ जाओ जाओ सर। वो घर पे डिस्कस हुआ, बीवी ने सर एक बात बोली मेरे को, बात उसकी पते की थी सर, और बीवी की बात है माननी पड़ेगी। वो बोलती है कि 115 BAC में नहीं जाना, नॉर्मल में जाना है। अच्छा ठीक है नॉर्मल। अगले महीने सर मैं आई कम इन सर, सर बीवी का मूड चेंज हो गया है सर, वो बोलती है कि हम 115 BAC में ही जाएंगे। अच्छा टक टक अगले महीने नेक्स्ट महीने सर 115 BAC नहीं सर नॉर्मल ही ठीक है। कहने का मतलब क्या है, बीवी का भी दिमाग खराब है, कुछ भी बोलती। नौ चाल में एक बार आपने इंटीमेट कर दिया, बोल के नहीं बोलना बेटा, राइटिंग में होता है। हर एम्प्लॉय से अंडरटेकिंग लिया जाएगा और अंडरटेकिंग में उनसे लिखवा लिया जाएगा भाई क्या करना है, तो बस बात खत्म। अगर उसने बोल दिया 115 BAC, एम्प्लॉयर 115 BAC के हिसाब से ही TDS काटेगा। एम्प्लॉयर ने बोल दिया नॉर्मल, नॉर्मल के हिसाब से काटेगा, कुछ नहीं बोला तो नॉर्मल के हिसाब से काट देगा। ठीक है, तो ये CBT ने क्लैरिफिकेशन दिया। दिस इंटीमेशन इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्शन ऑफ TDS। इफ ही वांट्स टू ऑप्ट फॉर इट he will have to do it along with return of income. Thus option at the time of filing return of income can be different from the intimation made by such employee to employer। भाई स्टार्टिंग में बोला मैं तो 115 BAC में जाऊंगा, रिटर्न फाइल करते टाइम नॉर्मल में चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उनके लिए जो PGP में इनकम दिखाते हैं, फॉर एन इंडिविजुअल HUF हु हैज इनकम अंडर द PGP लाइक मी, assessee will have to intimate his employer if he intend to opt for section। मान लो मैं जॉब भी करता हूँ, मेरी PGP इनकम में मैं जॉब भी करता हूँ। ठीक है, 115 BAC assessee will have to intimate to his employer if he intend to opt 115 BAC। Employer will deduct TDS accordingly if in the absence of any such intimation employer will deduct TDS without considering effect 115 BAC। The intimation so made cannot be modified by the employee during the previous same concept। The intimation is only for the purpose of deduction of TDS। If he wants to opt out he will have to be along with return of income। 10 ऑप्शन, ठीक है, ये वो सेम चीज है वहां पे। बट अगर मैं एक बार अगर 115 BAC में लेता हूं तो आगे मैं उसको चेंज नहीं कर सकता PGP के केस में, आपको पता है। तो क्या बेटा आपको 115 BAC क्लियर हो गया? क्या 115 BAC क्लियर हो गया क्या? डेफिनेटली वी विल डू क्वेश्चन फ्रॉम जो भी कि भाई एक बार हम नॉर्मल प्रोविजन से कैलकुलेट करेंगे, टोटल इनकम का जब करेंगे, दूसरा 115 BAC। लेकिन क्या 115 BAC के सारे प्रोविजंस आपको क्लियर हो गए बेटा? इज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ 115 BAC मैं समराइज वे में आपको बता देता हूं, समराइज वे में 115 BAC बता देता हूं आपको।